मानव इतिहास में हमेशा तकनीक जो है वो इतिहास को एक अलग ही मोड़ देता रहता है। अगर आप पाषाण युग से शुरू करेंगे और 2023 तक आएंगे तो हर दूसरे तीसरे शताब्दी के बाद कुछ ऐसी तकनीकें आती हैं जो पूरे के पूरे मानव सभ्यता को बदल कर रख देती हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा कि पहिए का आविष्कार से लेकर पहिया का जो आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार, उसके बाद से भवन निर्माण, खेती, उसी प्रकार से अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री के एज में आ जाएं तो तेल की जब खोज हुई, उसके बाद एटम बम की जब खोज हुई, उसके बाद हर पीरियड के बाद इतिहास जो है वो पूरी दुनिया का बदल जाता है एक झटके में। इसी तरह का एक और मटेरियल है और उस मटेरियल का उपयोग करके कुछ ऐसे चिप बनाए जाते हैं जिस चिप के कारण आने वाला जो समय है वो पूरा बदल जाएगा। जो उस चिप को बनाने पर अपना अधिकार कर लेगा उसी का पूरा वर्ल्ड हो जाएगा। ये मैं सही कह रहा हूँ, सोच समझकर कह रहा हूँ। क्यों है, इसी सब चीज़ों को आज हम लोग जानेंगे। तो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे और अच्छी बात यह है कि इतने आज तक के इतिहास में जितने भी दौर गुजरे हैं, भारत ने कभी भी कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेने की कोशिश नहीं की कि ये वक्त हमारा हो जाए। लेकिन अभी भी हम वक्त से थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं और पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि ये तकनीक हमारे हाथों में आए, हम इसको बनाने में महारत हासिल करें, लीडरशिप हासिल कर लें। अगर इस चीज़ को बनाने में लीडरशिप हासिल कर ली हमने तो यकीन मानिए आने वाला पूरा शताब्दी जो है वो भारत के नाम हो जाएगा। क्या है वो चीज़, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग समझते हैं। एक छोटा सा चीज़ होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आपको पता ही है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का जो मटेरियल होता है उसको सेमीकंडक्टर कहा जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में इसके बहुत सारे उपयोग हैं, लेकिन इसका सबसे मुख्य उपयोग जो है वो है सेमीकंडक्टर चिप के निर्माण में। ये जो आप छोटा सा देख रहे हैं ये क्या है, एक माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर जब पहली बार बनाया गया था कंप्यूटर के लिए तो वो एक कमरे के आकार का होता था, रूम के आकार का होता था। माइक्रो प्रोसेसर का दरअसल में काम क्या होता है, जो भी उसको इनपुट दिए गए हैं उसको जितनी तेज़ी से वो प्रोसेस कर सकता है और उतनी ही तेज़ी से उसको रिजल्ट भी देना होता है। इसलिए जितना अच्छा माइक्रो प्रोसेसर होगा वो उतनी ही सटीकता से, उतना ही एक्यूरेट और उतनी ही तेज़ी से रियल टाइम में रिजल्ट दे पाएगा। यही बस बेसिक चीज़ है। लेकिन अगर इतना ही काम होता इसका तो इसको लेकर पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल वॉर नहीं छिड़ा होता। जियोपॉलिटिक्स का पूरी दुनिया में एक तरह से वॉर चल रहा है। किस चीज़ को लेकर? माइक्रोचिप को लेकर। माइक्रोचिप कितने तरह के होते हैं ये सभी कुछ हम लोग जानेंगे। पहले देखिए क्या है ये न्यूज़ कि पीएम मोदी की वह चाहत जिसमें दांव पर लगा है बहुत कुछ, और अगर ये चाहत पूरी हो जाती है भारत की तो इंडियन इकॉनमी, और न सिर्फ इंडियन इकॉनमी बल्कि भारत की तकनीक जो है वो पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिक्स पर हावी हो सकता है। देखिए जो माइक्रोचिप होते हैं वो कुछ अलग अलग प्रकारों के होते हैं। एक होता है मेमोरी माइक्रोचिप, एक होता है आपका लॉजिक माइक्रोचिप और एक होता है आपका एडवांस माइक्रोचिप। जो मेमोरी चिप होता है वो तो मेमोरी के तौर पर उपयोग किया जाता है। जो लॉजिक चिप होते हैं, जो आपके सामान्य कंप्यूटर हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर आप यूज करते हो या डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज करते हो, उसमें लॉजिक चिप का यूज होता है। या आपके फ़ोन में जो प्रोसेसर लगा होगा वो सब किस में होता है, तो वो सब के सब लॉजिक चिप होते हैं। लेकिन एडवांस चिप जो है इसी की कमी हो रही है पूरे दुनिया में और इसी पर काबू पाने की जद्दोजहद चल रही है पूरी दुनिया में। 2020 की मैं बात बताता हूँ आपको। 2020 ईस्वी में जब कोरोना का लॉकडाउन लगा 2020 और 2021 में, और कोरोना के लॉकडाउन के कारण प्रोडक्शन कम हो गया, तो माइक्रोचिप के कारण, एडवांस माइक्रोचिप के कारण बहुत सारे कार निर्माताओं ने, टोयोटा जैसी कंपनियों ने, बड़े बड़े जापानी कंपनियों को और अमेरिकन कंपनियों को अपना प्रोडक्शन रोकना पड़ गया इस माइक्रोचिप के कारण। माइक्रोचिप वो चीज़ है जो आने वाले समय में जितना भी चीज़ आप ऑटोमेशन देखते हो, सेल्फ ड्राइविंग कार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर हम बात करें इंडस्ट्री 5.0 की, जिसमें इस तरह के आधुनिक चीज़ें बनाएंगे जाएंगी जो सब कुछ एआई पर आधारित होगा, ऑटोमेटेड होगा। उन सभी चीज़ों में किसका ज़रूरत होता है? तो एडवांस माइक्रोचिप। लॉजिक माइक्रोचिप की ज़रूरत नहीं होती। एडवांस माइक्रोचिप जो होता है वो लॉजिक चिप का नेक्स्ट वर्जन होता है। बहुत ही पावरफुल ये चिप होते हैं। अगला क्या इसका उपयोग होता है? इसका और उपयोग देखिए, उपयोग अगर आप समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसकी मांग क्यों ज़्यादा है। आने वाले समय में एक समय को याद कीजिए जब पैदल जो सैनिक होते थे वो लड़ते थे। उसके बाद घोड़े पर बैठ के सैनिक ने लड़ना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे करके टैंक आ गए, फाइटर जेट्स आ गए। और अगर आप देखेंगे हिस्ट्री को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से सो कॉल्ड हमारे हथियार वही हैं। हाँ, कब थोड़ा सा बदला? जब मिसाइल वगैरह आने शुरू हो गए तब जाके थोड़ा सा हथियार उन्नत हुए, लेकिन उनके चलने की प्रणाली लगभग वही है।
टैंक थोड़े से एडवांस हो गए हैं, फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो टैंक थे उनसे थोड़ा सा एडवांस टैंक हो गए हैं। फाइटर जेट थोड़े से एडवांस हो गए हैं, लेकिन है तो फाइटर जेट ही, है तो वो टैंक ही, चलाएगा तो उसको इंसान ही। इसी चीज़ को बदलने की कोशिश की जा रही है। जब आप एआई से बैठे बैठे गाने बना सकते हैं तो यकीन मानिए एआई से टैंक भी चलाया जा सकता है और एआई से फाइटर जेट भी चलाया जा सकता है। ड्रोन उसका एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन ड्रोन की तकनीक बिल्कुल अलग होती है। तो जब हमें इस तरह के हथियार चाहिए तो हमें इतना एडवांस माइक्रोचिप चाहिए जो सेकंड के अरबवें हिस्से में फैसला ले, अपने और पराये की फ़र्क करे, दुश्मन और अपना देश का फ़र्क करे, सटीकता से निशाना लगाए, सटीकता से वो हथियार काम करे। मिलिट्री ग्रेड के जो भी चीज़ बनाए जाते हैं वो बहुत ही उन्नत और अच्छी क्वालिटी के होते हैं, यानी कि हमें एडवांस चिप की ज़रूरत पड़ेगी। और जिसने भी एडवांस चिप का उपयोग करके अपनी आर्मी का मॉडर्नाइजेशन कर लिया जितनी जल्दी, वो दुनिया में उतना ही ज़्यादा सैन्य बढ़त बना लेगा। तो केवल मोबाइल की बात नहीं है यहाँ, केवल लैपटॉप की बात नहीं है यहाँ, केवल सेमीकंडक्टर चिप की बात नहीं है यहाँ बात है उस स्ट्रेटजिक पावर को हासिल करने की, जिसको हासिल करके आप दुनिया में आर्मर के रूप में, स्ट्रेटजिक रूप में, डिफेंस के रूप में टॉप पर आ सकते हो। और सिर्फ टॉप पर क्यों आना है? अपनी देश की रक्षा के लिए नहीं, वो तो ये भी सैनिक रक्षा कर रहे हैं, सामान बेचने के लिए। अगर हम जितनी जल्दी ऑटोमेटेड फाइटर जेट्स बना लेंगे, हम जितनी जल्दी ऑटोमेटेड फाइटर टैंक्स बना लेंगे, उतनी ही जल्दी हम क्या हो जाएंगे? उसके उत्पादक हो जाएंगे और बेचने वाले हो जाएंगे। जंग यहाँ पर चल रही है। जंग ये चल रही है कि आने वाले समय में जब ऑटोमेटेड कार चलेंगे, ड्राइवरलेस कारें होंगी, तो सारे के सारे कारों को क्या चाहिए? माइक्रोचिप चाहिए। वो कैसे चलेगा? आपके फ्रिज से लेकर आपके रेफ्रिजरेटर से लेकर आपके वॉशिंग मशीन से लेकर हर चीज़ एआई पर काम करेगा, कुछ दिनों में कर भी रहा है। मॉडर्न घर की अवधारणा जो आई है जिसमें सब कुछ एआई पर आधारित होता है, वो सब कुछ को ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए? तो माइक्रोचिप चाहिए। इंडस्ट्री 5.0 की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें 100% ऑटोमेशन है, 100% एआई है, 100% डेटा का उपयोग है। इन सभी चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए? एआई चाहिए। अगर हमें स्पेस एक्सप्लोर करना है तो हमें किसकी मदद चाहिए? एआई की चाहिए। लेकिन एआई काम कैसे करेगा तेज़ी से? जब उसको पावरफुल प्रोसेसर नहीं मिलेगा, जब तक उसको पावरफुल प्रोसेसर नहीं मिलेगा तो कैसे काम करेगा? इसके लिए किसकी जंग चल रही है? एडवांस माइक्रोचिप की जंग चल रही है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि भारत की क्या चिंताएं हैं और दुनिया में कौन लीडर है। देखिए, इस एडवांस माइक्रोचिप का लीडर की अगर हम लोग बात करें बनाने के मामले में, एक छोटा सा देश है ताइवान। अमेरिका दरअसल में ताइवान की रक्षा नहीं करता है। अमेरिका दरअसल में उस माइक्रोचिप बनाने वाले देश की रक्षा करता है जिसके माइक्रोचिप की वजह से पूरे दुनिया की इकोनॉमी रन करती है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप खरीदेंगे तो उसमें चिप जो है उसका 80% से ज़्यादा चांस रहता है कि वो कहाँ पर बना होगा? वो ताइवान में बना होगा। जब चिप का पहली बार आविष्कार हुआ था, जिस आदमी ने चिप बनाया था उसी को ताइवान ने बुलाया था और अपने देश में अपनी कंपनी स्थापित करवाई थी। और उस कंपनी का पूरे दुनिया के चिप उत्पादन में लगभग 70% से ज़्यादा का योगदान है। यानी कि शरीर कहीं पर भी बने, आत्मा का काम कौन करेगा? तो चिप करेगा। और आत्मा का निर्माण कौन कर रहा है? तो ताइवान कर रहा है। चीन उस पर आक्रमण क्यों नहीं करता है? उसी चिप के कारण, कि अगर उस पर उसने आक्रमण किया तो क्या हो जाएगा? उस चिप बनाने की जो शक्ति है उसकी, हो सकता है उसका पूरी तरीके से ताइवान जो है वो उसको तबाह कर दे, या हो सकता है कि वो कुछ ऐसी स्थिति आ जाए कि चीन उस पर आक्रमण करे और चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बैठ जाए, क्योंकि वहाँ पर जो ताइवान के इंजीनियर हैं, जो चिप बनाने में स्पेशलिस्ट हैं, हो सकता है वो मना कर दे बनाने से। तो कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण से चीन उस पर अटैक नहीं करता है और अमेरिका उसकी रक्षा करता रहता है। लेकिन दरअसल में ताइवान जो है इन दोनों देशों के बीच में पिसता रहता है। ताइवान से सबसे ज़्यादा चिप का इंपोर्ट कौन करता है? तो सबसे ज़्यादा ताइवान से चिप खरीदता है चीन। क्यों? क्योंकि चीन की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बहुत ही अच्छी है। क्या अमेरिका में चिप नहीं बनते हैं? बनते हैं। क्या यूरोप में नहीं बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं। भारत में क्या नहीं बनते हैं? नहीं बनते हैं भारत में। अमेरिका और यूरोप में चिप बनते हैं, लेकिन वो मेमोरी चिप होते हैं, लॉजिक चिप होते हैं। एडवांस चिप के मामले में अमेरिका और यूरोप अभी भी पिछड़े हुए हैं। इस कारण से अमेरिका और चीन में हमेशा इस चीज़ को लेकर खींचातानी रहती है कि चिप निर्माण को लेकर आत्मनिर्भरता लाया जाए। चीन जो है वो अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है, ताइवान के इंजीनियर को भारी पैसा दे रहा है। मुंह बोलकर जितना मुंह खोलोगे उतना पैसा देंगे आपको हम, और आपको जो फैसिलिटी चाहिए लीजिए और आप बनाइए चीन में सेमीकंडक्टर चिप।
अमेरिका भी यही ऑफर देता है, यूरोप भी यही देता है। भारत सरकार ने भी थोड़ी सी इसमें कोशिश शुरू की है कि हम अपने यहाँ क्यों ना चिप निर्माण को बढ़ावा दें। इससे क्या होगा बेनिफिट बंधुओं, देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे यहाँ बूस्ट कर रहा है, धीरे धीरे ही सही लेकिन बूस्ट कर रहा है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तब आती है प्राणवायु जब उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ जाएं जिससे देश का संपूर्ण रूपेण लाभ हो। जैसे मैन्युफैक्चरिंग आपने हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर किया, ठीक है, असेंबल कर रहे हैं, अभी आप बना रहे ही नहीं रहे। आप फ़ोन के बैटरी लाते हैं ताइवान, चिप लाते हैं ताइवान से, बैटरी लाते हैं वियतनाम से, फ़ोन का बाकी हिस्सा लाते हैं चीन से, उन सभी को इंडिया में ला कर असेंबल कर देते हैं। ये असेंबलिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ। यानी कि आपने तकनीक नहीं दी मुझे बैटरी बनाने की, यानी कि आपने तकनीक नहीं दी मुझे चिप बनाने की, आपने तकनीक नहीं दी मुझे स्क्रीन बनाने की या बाकी के हिस्से बनाने की। आपने केवल इन सभी सामानों को एक जगह जोड़ के इकट्ठा कर दिया और मुझे बोला कि आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। ये फॉल्स है, ये गलत है। असेंबली भी ठीक है, असेंबलिंग लाइन होनी चाहिए देश में, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है हमें। और जिसने भी मैन्युफैक्चरिंग पर एक तरफा अधिकार कर लिया या जिसका भी अधिकार हो जाता है वो देश आत्मनिर्भर हो जाता है। और मैन्युफैक्चरिंग से सबसे ज़्यादा खासियत क्या होती है, जॉब क्रिएशन खूब ज़्यादा होता है। जितना जॉब सर्विस सेक्टर में क्रिएट नहीं होता उससे ज़्यादा जॉब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्रिएट होता है। क्योंकि आने वाला विश्व जो है वो इलेक्ट्रॉनिक का युग है, संपूर्ण रूपेण इलेक्ट्रॉनिक का युग होगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने पड़ेंगे देश में बहुत सारे। तो तकनीकी ट्रांसफ़र चाहिए। जो भी देश आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे कि आप टेक्नोलॉजी लेकर आइए, सिर्फ असेंबल करने मत आइए, तकनीक लेकर आइए। और वो देश हमसे क्या मांग करेंगे कि हमें तो ताइवान से चिप खरीदना पड़ता है। इसी कारण से भारत सरकार क्या करने की कोशिश कर रही है कि चिप बनाने में भी हम आत्मनिर्भर हों। अब आप सुनिएगा चिप की कहानी। जो माइक्रो चिप बनाए जाते हैं, एडवांस माइक्रो चिप, उस माइक्रो चिप में बहुत सारे असंख्य छोटे 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 चिप लगे होते हैं। और वो एक चिप की लंबाई चौड़ाई होती है 3 नैनोमीटर या उससे भी थोड़ी सी कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। 3 नैनोमीटर का मतलब क्या हो गया, 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹। अब आप आंकलन लगा लीजिए, आपके नाखून पर कम से कम 1 करोड़ माइक्रोचिप रखे जाते हैं छोटे छोटे। अंदाज़ा लगा आपको, आपके नाखून पर 1 करोड़ छोटे छोटे माइक्रोचिप रखे जा सकते हैं। इस एडवांस टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। माइक्रोचिप बनाया जिस लैब में जाता है उस लैब को कहा जाता है फैब लैब। फैब लैब बनाने की तकनीक भी दुनिया में बहुत कम देशों के पास में है। फैब लैब कभी भी 24 घंटे में 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होता है, 24 आवर वर्क करते हैं। और जो यहाँ पर इंजीनियर होते हैं वो हाईली स्किल्ड और दुनिया में सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले इंजीनियर्स होते हैं। फैब लैब की खासियत ये होती है कि अगर उस फैब लैब में एक धूल का कण भी आ जाएगा तो हो सकता है वो 10-15 या 20-25 जो माइक्रोचिप थे छोटे छोटे उनको लेकर वो डूब जाएगा, वो माइक्रोचिप खराब हो जाएंगे। इसलिए फैब लैब बनाने की जो तकनीक होती है वो भी आसान नहीं होता है फैब लैब की स्थापना करना। ताइवान फैब लैब को बनाने में सर्वश्रेष्ठ देश में से एक है। चीन भी सर्वश्रेष्ठ है, इनमें फैब लैब की वहाँ पर भी है, स्थापना की गई है। ताइवान की ही कुछ कंपनियों ने किया है, लेकिन भारत में कुछ ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। फैब लैब बनाने की हमने कोशिश की है, शुरू भी की है, लेकिन अभी तक हम नहीं पहुँच पाए हैं सफलता तक। लेकिन फैब लैब जब हमारा बन जाएगा तब हम माइक्रोचिप की बात कर सकेंगे। तो अभी दरअसल में योजना क्या है, प्रधानमंत्री मोदी की और बीजेपी गवर्नमेंट जो वर्तमान की है, इसकी सबसे अच्छी योजना, और ये आज से नहीं चली आ रही है, इससे पहले की सरकारों ने भी कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। अभी की वर्तमान की सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन आंशिक सफलता हमें मिल रहा है कि हमारे यहाँ भी माइक्रोचिप का निर्माण हो सकता है। लेकिन अगर हम इसमें सफल हो गए, यकीन मानिए हमारी आर्मी से लेकर हमारी इकोनॉमी तक हर चीज़ में हम सर्वश्रेष्ठ बनेंगे। और अगर हम इसमें नहीं हासिल कर पाए तो वही हाल होगा कि अंग्रेज़ भारत में आए तो हम तलवार से लड़ते थे, वो बंदूक से लड़ते थे, उन्होंने हमें आसानी से जीत लिया। यही स्थिति नहीं हो जाएगी अगर हम माइक्रो का जो चिप होते हैं उसके निर्माण में आत्मनिर्भर नहीं हुए तो। क्योंकि आने वाले समय में टैंक से लेकर, गन से लेकर, इलेक्ट्रिक कार से लेकर, स्कूटर से लेकर, फ्रिज से लेकर, फ़ोन से लेकर हर चीज़ माइक्रोचिप ही होगा। एलन मस्क जो है वो तो बात कर रहे हैं ब्रेन में भी माइक्रोचिप लगाने की बात कर रहे हैं। इसकी एक और जो चीन को बेनिफिट क्या पहुंचता है, उसके पास रेयर अर्थ मेटल बहुत सारे हैं। पृथ्वी से निकलने वाले रेयर अर्थ मेटल बहुत सारे हैं जिसका अपने पास अभाव रहता है। हालांकि अपने अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में रेयर अर्थ मेटल पाए जाते हैं। चीन के पास रेयर अर्थ मेटल है जिसका उपयोग करके भारी मात्रा में जब चाहे तब सिलिकॉन चिप बना सकता है, माइक्रोचिप बना सकता है, एडवांस माइक्रोचिप बना सकता है। तो यही योजना को हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि भारत में सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए करीब में 1.5 साल पहले मोदी सरकार ने कई तरह की रियायत देने का फैसला किया और एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की। बहुत ही अच्छी पहल है, बहुत ही अच्छी पहल है। बहुत पहले कर लेना चाहिए था, 2010 से भी पहले कर लेना चाहिए था, जिससे आज हम ऐसी स्थिति में होते कि माइक्रोचिप का निर्माण कम से कम हमारे यहाँ शुरू हो जाता।
लेकिन इसे पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों में जल्दबाजी और प्लानिंग का अभाव दिखता है। जल्दबाजी क्यों हो रही है? दरअसल हमें ये तब महसूस हुआ जब 2020 के समय में बहुत सारी कार का प्रोडक्शन बंद हो गया पूरी दुनिया में। तब हमें ये चीज़ का एहसास हुआ कि ये छोटा सा अगर आत्मा हमारे पास नहीं होगा तो हम शरीर को लेकर क्या करेंगे। अगर आने वाले समय में हमें पूरा का पूरा एक जीवित व्यक्ति बनाना है, जीवित कार बनाना है, तो कार की सिर्फ बॉडी नहीं बनानी है, इंजन और वही पुराना वाला सिस्टम वाला कार नहीं चलेगा। आजकल के कार एडवांस होते हैं। अगर हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं, तो उसमें हमें माइक्रोचिप लगाना पड़ेगा। और ये अगर माइक्रोचिप हमारे पास नहीं होगा तो यानी कि वही बात होगी कि जैसे हम ऊर्जा के लिए आज तक अरेबियन देशों पर निर्भर करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ तेल का प्रोडक्शन नहीं है, उसी प्रकार से हमें निर्भर रहना पड़ेगा आने वाले फिर 50 सालों तक दूसरे देशों पर, जब तक हम इसको बनाने की फिर से अपने पास काबिलियत ना हासिल कर लें। इसीलिए आज से ही क्यों ना जद्दोजहद किया जाए इस काबिलियत को हासिल करने की। इस चीज़ का हमें पहली बार कब आभास हुआ? कोरोना के लॉकडाउन के दौरान, जब चीन में लॉकडाउन लग गया, धीरे धीरे ताइवान में भी लॉकडाउन लग गया। उसके कारण से पूरी दुनिया में कार की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थी उसमें दिक्कतें सामने आ रही थी। 2021 में तो और भी ज़्यादा दिक्कत आई क्योंकि भारत में मार्केट खुल चुके थे, पूरी दुनिया में मार्केट खुल चुके थे, लेकिन चीन में कोरोना का कहर चल रहा था, उसके कारण से वहाँ पर लॉकडाउन लगे हुए थे। ताइवान में भी कुछ हिस्सों में और इसकी मांग इतनी ज़्यादा थी माइक्रोचिप की कि जिसके कारण से क्या हो रहा था कि कार का बनाना, प्रोडक्शन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो ये दूसरे देशों में ये घटना हुई, लेकिन हमने सबक सीखा कि ये चीज़ हमारे साथ भी हो सकता है। अगर हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी देखने का ख्वाब देखते हैं, तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने का ख्वाब देखते हैं, तो हमें हर छोटी से छोटी आने वाली चीज़ों को ध्यान में रखना होगा और दूर का सोचना होगा। आज से 20 साल बाद हम कैसी स्थिति में होंगे ये सोचना पड़ेगा। आज से 20 साल बाद हम आत्मनिर्भर होना ही चाहिए हमें, नहीं तो हम में कुचल के लोग आगे बढ़ जाएंगे। यही तो फैक्ट है ना। हमारे साथ क्या हुआ? हम बंदूक लेके लड़ रहे होते तो ब्रिटिशर्स हमें कभी जीत नहीं पाते। अगर हमारी आर्मी भी ट्रेंड आर्मी होती, अगर हमारी नेवी भी ट्रेंड होती, अगर जब अकबर महोदय भारत में शासन कर रहे थे उस समय तक ब्रिटिश लोग भारत में आ चुके थे और वहाँ पर पुर्तगाली भारत में आ चुके थे। अगर सोचिए यूरोप के जो यात्री हैं वो अगर जहाज़ बना कर दूसरे देशों में जाके औपनिवेशिक जो कॉलोनी है वो स्थापित कर रहे थे, अगर अकबर महोदय ने कोशिश किया होता कि हम अपनी नेवी बनाकर दूसरे देशों में क्यों ना जाएं हम, तो उन्होंने कभी नेवी बनाने की सोची ही नहीं। भारत के किसी बड़े साम्राज्य ने नहीं सोची, चोलों को छोड़कर प्राचीन में। इससे क्या हुआ? हम पीछे हो गए, हम पिछड़ गए, हम 200 सालों के लिए गुलाम बनाए गए। तो इतिहास से आदमी को यही सीखना चाहिए कि हमेशा आगे की सोचो, जो दुनिया में घटित हो रहा है उससे खुद को जोड़ो। और सेमीकंडक्टर ही दुनिया है, सेमीकंडक्टर ही भविष्य है, सेमीकंडक्टर चिप ही भविष्य है। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। अमेरिका की एक बड़ी कंपनी माइक्रोन ने गुजरात में असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी में $3 अरब के निवेश की घोषणा की। तो इसके एक दिन के बाद ही ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत की कंपनी वेदांता के साथ चिप बनाने के लिए प्लांट के लिए एक $19.5 अरब के संयुक्त उपक्रम से हाथ खींच लिया। अमेरिका की कंपनी आई माइक्रोन, तो फॉक्सकॉन जो है वो बाहर चली गई। मीडिया रिपोर्ट के माने तो कम से कम 2 कंपनियों ने निवेश का अपने प्लान पर ब्रेक लगा दिया। ये बीबीसी का न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अमेरिका के साथ क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, भारत ने एक समझौता किया है अमेरिका से कि देखो भाई साहब, हम आपसे बम बंदूक तो बहुत सारा लेते हैं, ठीक है, आपके यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ लोकतंत्र, भाषणबाजी अलग चीज़ है, लेकिन आपको अगर हमारी सच में मदद करनी है चीन को टैकल करने के लिए, आप अपने स्वार्थ के लिए हमारी मदद कर रहे हो, कोई हम भिक्षा नहीं ले रहे हैं आपसे। आपको चीन को टैकल करना, दुनिया में एक ही देश है जो चीन को संभाल सकता है, वो है हम। तो आपको अगर हमारी सच में मदद करनी तो टेक्नोलॉजी देना शुरू करो। आप कब तक हम आपसे हथियार खरीदते रहेंगे? हम खुद भी तो बनाएंगे। इसी के तहत हमने कौन सा समझौता किया? क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी समझौता। इसे हथियार से संबंधित नहीं है, ये हर क्षेत्र से संबंधित है। ये आपका कंप्यूटर से लेकर एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी तक में संबंधित होगा। आने वाले समय में इसको और भी ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा, अलग अलग क्षेत्रों तक इसका विस्तार किया जाएगा। इस समझौते के तहत सेमीकंडक्टर सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए समझौते हुए। इसके बाद पिछले हफ्ते जापान के साथ ही भारत ने एक ऐसे ही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत किया है। जापान के साथ और किसके साथ? अमेरिका के साथ हमने दस्तखत किया है कि आप दोनों का देखिए क्वाड हम लोग साथ में हैं, अमेरिका है, चीन है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। ऐसा करते हैं कि टेक्नोलॉजी वगैरह ट्रांसफ़र कीजिए। हमारे यहाँ तकनीक अभी कम है, हम विकासशील देश हैं, आप लोग विकसित देश हैं, तो तकनीक वगैरह दीजिए। हमें अपने पैसे कहीं और भी खर्च करने होते हैं, हमें अभी लोगों को गरीबी से निकालना है, हमें अपने देश में अभी बहुत सारे काम ऐसे करने होते हैं जो विकसित देशों को नहीं करने पड़ते हैं, तो हमें उस तरफ ध्यान देना है। तो आप तकनीक हमें दीजिए। कार्नेगी इंडिया में फेलो
कोनार्क भंडारी कहते हैं कि अच्छी नीति और सब्सिडी ने सरकार की इस प्रोग्राम को अच्छी शुरुआत तो दे दी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जाए, तभी ये मैन्युफैक्चरिंग हब की ओर आगे बढ़ पाएगा। वह कहते हैं कि कंपनी टेक्नोलॉजी लेकर आती है या नहीं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करेगा, जैसे कि बिजनेस का माहौल, लोकल मार्केट, निर्यात की क्षमता, आधारभूत संरचना और प्रतिभा। अभी के हालात पर नज़र डालें तो इनमें से कुछ ही चीज़ें सही हालात में दिखती हैं। जैसे कोई भी कंपनी आएगी तकनीक लेकर, तो तकनीक के साथ ढेर सारा पैसा भी वो लाती है, और पैसा जब भी लाएगी तो पैसा का सिक्योरिटी देखेगी कि भाई साहब ऐसा करो, आप अगर हम यहाँ पर 1 अरब रुपया लगा रहे हैं तो उसकी सिक्योरिटी कुछ होनी चाहिए, तभी हम पैसा लगाएंगे। कोई भी अपना पैसा ऐसे ही नहीं लगाता, रिस्क लेते हैं तो रिस्क के साथ उनको ये भी दिखना चाहिए कि हाँ सुरक्षित है ये रिस्क लेना भी, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं ये। वह कहते हैं कि कंपनी टेक्नोलॉजी लेकर आती है वगैरह वगैरह, तभी उनको माहौल नहीं मिल पा रहा है अच्छे। कहाँ मिली भारत को बढ़त? सेमीकंडक्टर आधुनिक जीवन और हमारी डिजिटल लाइफ के लिए बहुत अहम है। छोटे छोटे स्मार्टफोन से लेकर बड़े बड़े डेटा सेंटर तक इनका इस्तेमाल होता है। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी अहम भूमिका होती। साथ ही एआई एप्लीकेशन में इसका महत्वपूर्ण उपयोग होता है। एआई जो है वो फ्यूचर है, ये आपको मानना पड़ेगा, भले उस पर रेगुलेशन किया जाए, भले उसको सीमित दायरे में बढ़ाया जाए, लेकिन एआई फ्यूचर है तो है। सोचिए अगर हमारे पास एआई का इस तरह से उपयोग हम करने लग जाएं कि किसी दवा का, किसी बीमारी का हमें एंटीडोज खोजना है तो इंसान को खोजने में तो 10 वर्ष लग जाते हैं रिसर्च करने में, लेकिन एआई हो सकता है उसको घंटे भर में रिसर्च कर ले। लेकिन उसके लिए उसको एडवांस प्रोसेसर चाहिए, एडवांस सुपर कंप्यूटर चाहिए। अब सुपर कंप्यूटर में क्या लगे होते हैं भाई, इतना सारा प्रोसेस करने के लिए यही एडवांस चिप लगे होते हैं, माइक्रो चिप लगे होते हैं ढेर सारे। इसके लिए हमें क्या चाहिए? तकनीक चाहिए। ओके, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की इलेक्ट्रिक व्हीकल सब में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अभी मैंने आपको बताया। डिलॉयट के मुताबिक भारत दुनिया के चिप डिमांड का 5% पूरा कर पाता है। साल 2026 में इसको बढ़ाकर 2 गुना होने की उम्मीद है। घरेलू बाजार जो है भारत का घरेलू बाजार तेज़ी से बढ़ रहा है। अपने यहाँ टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है मुख्य रूप से। लेकिन चिप के निर्माण के कई स्टेज होते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिज़ाइन, एटीपी और आपका सपोर्ट। देखिए दरअसल में आप समझ नहीं रहे होंगे तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी अपना चिप बनाती है, लेकिन क्या वो मैन्युफैक्चरिंग करती है? उसका नहीं, वो केवल चिप का डिज़ाइन करती है। मैन्युफैक्चरिंग चीन की किसी कंपनी से करवा लेती है वो, ठीक ना। जैसे सैमसंग है, सैमसंग अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी रखा हुआ है, उसने चिप बनाने का, डिज़ाइन भी करती है चिप, लेकिन कुछ चिपें वो बाहर से बनवाती भी हैं कि डिज़ाइन दे दिया किसी कंपनी को ठेका पर और वहाँ से चिप बनवा लिया। सैमसंग दुनिया के प्रमुख चिप निर्माताओं में से एक है। कंप्यूटर में आपने इंटेल का नाम सुना होगा, इंटेल जिसका आप i5, i7, i11, i9 वगैरह यूज करते हैं, ये सब किसका है? तो इंटेल का है ये। डिज़ाइन फंक्शन में भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में बिल्कुल शुरुआत से काम किए जाने की ज़रूरत है। देखिए हम डिज़ाइन वगैरह में तो सही हैं, लेकिन हमारे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, हमें बाहर से इसको आयात करना पड़ता है। डिलॉयट ने पार्टनर कथित थंडा वरियन कहते हैं कि दुनिया भर में चिप डिज़ाइन में काम करने वाले 20% भारतीय हैं, 50,000 भारतीय इस काम से जुड़े हुए हैं। हमारे इंजीनियर में इतनी काबिलियत है, यहाँ से पढ़ के गए लोग जो हैं वो चिप बना रहे हैं, लेकिन अपने देश में नहीं बना पा रहे। क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि उनको माहौल नहीं मिल रहा है, उनको कंपनी नहीं मिल रही। पूरी दुनिया की जो कंपनियां हैं उनमें 20% चिप निर्माता भारत के हैं। आप समझ सकते हैं, यानी कि हमारे इंजीनियर्स में काबिलियत है, वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग में काबिलियत नहीं है कि उनसे काम लिया जा सके। सोचिए कल को एक बार इमेजिन कीजिए, ताइवान जो दुनिया में पूरे एडवांस चिप बनाता है उस पर चीन का अधिकार हो जाता है, तो क्या होगा? जब वो देश चाहेगा तब वो पूरे दुनिया के किसी भी देश की इकोनॉमी को तबाह कर सकता है। चिप का एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे आप ले लो कितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाते हो। तो इसी जो संकट दिख रहा है सामने दुनिया को, इसी से लड़ने का क्या माध्यम है? तो आत्मनिर्भरता चिप के निर्माण में। ओके, क्या है अगला कि इंटेल, AMD, क्वालकॉम समेत ज़्यादातर सेमीकंडक्टर कंपनियों के डेवलपमेंट सेंटर भारत में हैं। यह स्थानीय इंजीनियर टैलेंट का उपयोग करते हैं, लेकिन आने वाले समय में प्रशिक्षित लोगों को जोड़ना कंपनी के लिए मुश्किल हो सकता है। डिलॉयट के मुताबिक अगर निवेश आने शुरू हो जाते हैं तो करीब 2.5 लाख लोगों की वैल्यू चेन में ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए अकादमिक और इंडस्ट्री के बीच समन्वय बेहतर करना जरूरी है। इसलिए क्या किया जा रहा है, भारत के ये जो अकादमिक सेक्टर है, एकेडमी है, जो कॉलेजेज हैं, उनके सिलेबस में भी इन चीज़ों को इंक्लूड किया जा रहा है, ताकि सारे के सारे इंजीनियर मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस के ही ना हो। कंप्यूटर साइंस में भी एक अलग तरीके का होना चाहिए जो किस में जाए, हार्डवेयर के निर्माण में। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से सिर्फ काम नहीं चलेगा, हार्डवेयर में भी हमें जाना पड़ेगा। इसके अलावा लॉजिस्टिक में ग्लोबल रैंकिंग में सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर दक्षता में रैंकिंग के जरिए से सुधार, बिजली के बेहतर ग्रिड, सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए अहम है। जानकारों का मानना है इन सब को बेहतर कर दुनिया में अपनी जगह मजबूत की है भारत ने।
जियोपॉलिटिक्स भी भारत के पक्ष में है, क्योंकि अमेरिका का फोकस अपने सेमीकंडक्टर चेन के लिए चीन से अलग कोई देश खोजना है, इसलिए भारत उसका पहला पसंद हो सकता है। थंदावरण्य कहते हैं कि भारत अमेरिका का मित्र देश है। अमेरिकी कंपनियां जिन्हें आउटसोर्स सपोर्ट चाहिए, उनके लिए भारत चीन के विकल्प की तरह सामने आ सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि चीन को दुनिया में एक ही देश है जो टैकल कर सकता है। कौन टैकल कर सकता है? हम हैं, और दुनिया में कोई नहीं। अमेरिका के बस का भी नहीं है चीन को टैकल करना। हम ही बस में हैं, हमारी बस में। हम उसको जानते हैं, समझते हैं, और आबादी में भी टक्कर दे सकते हैं। कुछ दिनों में हम थोड़े दिन रुक जाए, टेक्नोलॉजी में भी टक्कर देंगे, इकोनॉमी में भी टक्कर देंगे, और उसके सभी चीज़ों को आउटसोर्स करने की हमारे अंदर काबिलियत भी है। बस थोड़ा सा पुश की ज़रूरत है, और वो पुश दिया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, लेकिन इसकी संरक्षणवादी व्यापार नीति, खासतौर से आरसीईपी, क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक भागीदारी जैसे बहुपक्षीय व्यापार समझौते में इसकी अनुपस्थिति महंगी साबित हो सकती है। भंडारी कहते हैं अगर चीन से बाहर किसी दूसरे देश में जाना चाहती है तो उन्हें वियतनाम जैसे देश से ज़्यादा टैरिफ बदलाव से नहीं गुजरना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उन देशों के बीच आर्थिक एकरूपता होने के कारण उस क्षेत्रीय व्यापार एग्रीमेंट के अंदर आते हैं। जैसे आपने सुना होगा इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप जो बना था कुछ साल पहले, उसमें क्या था कि भाई वियतनाम वगैरह तो शामिल थे, और भारत अभी भी बहुत सारे इकोनॉमिक पार्टनरशिप से बाहर है। इसके कारण से भी कुछ कंपनियों को दिक्कत आती है अपने चीज़ों को आउटसोर्स करने, बाहर बेचने। देखिए रुकावटें कहाँ पर है। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती चिप निर्माण के लिए वैश्विक विकल्प के रूप में खुद को स्थापित करने का है, क्योंकि इसे कंपनियां व्यवसाय के लिए मुश्किल देश मानती हैं। अभी भी भारत, देखिए वर्ल्ड व्यवसाय में हमारा भले ही रैंकिंग सुधरा है, लेकिन दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बिजनेस करने के मामले हमारे देश को अभी भी पहली प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। अपने सॉफ्टवेयर स्किल के लिए मशहूर इस देश में वास्तव में हार्डवेयर क्षमताएं नहीं हैं, ऐसा मानते हैं। देखिए जैसे यूरोप है, अमेरिका है और चीन है, ये हार्डवेयर बहुत उन्नत हैं। हमारे यहाँ हार्डवेयर का कभी भी चलन नहीं रहा, अब बढ़ रहा है धीरे धीरे। आप अगर भारत में स्टार्टअप कल्चर ही देखते होंगे तो स्टार्टअप मैक्सिमम किस में है? तो सॉफ्टवेयर में है। हार्डवेयर में आपको स्टार्टअप नहीं दिखेंगे भारत में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी योगदान पिछले कुल सालों में बढ़ा नहीं है। जानकारों का कहना है कि इसे बदलने और अपने सेमीकंडक्टर मिशन को सफल बनाने के लिए भारत को मौलिक व अस्थायी सुधार करने की आवश्यकता होगी। अमेरिका स्थित इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फाउंडेशन में इनोवेशन पॉलिसी के वाइस प्रेसिडेंट स्टीफन एंजल ने बीबीसी को बताया, इससे सीमा शुल्क, ट्रैफिक, बुनियादी ढांचे की कमी से जुड़ी दिक्कतों को दूर करना होगा, और ये कुछ दिक्कतें हैं जिनको दूर करके हम हार्डवेयर में भी आगे आ सकते हैं। उनके मुताबिक भारत लंबे समय तक चीन, यूरोपीय संघ, अमेरिका जैसे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हो पाएगा अगर सेमीकंडक्टर, एटीपी या फैब्स को आकर्षित करना इसके सबसे अहम नीतियों में शामिल ना हो। क्या बोला मैंने आपको कि हमें चीन, यूरोपीय संघ, अमेरिका जैसे देशों से अगर कंपटीशन में भी रहना है तो आपको कम से कम तो ये करना ही पड़ेगा, फैब लैब बना के आपको खुद में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। नहीं तो दुनिया बदल रही है। कल को डीजल पेट्रोल कार को कोई नहीं पूछने वाला, कल को ड्राइवर से चलने वाली कार को कोई नहीं पूछने वाला। याद कीजिए वो ज़माना जब पीसीओ का हे डेज था, कभी पीसीओ खोलना यानी कि अमीर हो जाते थे लोग पीसीओ खोल के या साइबर कैफ़े खोल कर, वो समय चला गया। फ़ोन जो है आपके हाथ में, वो साइबर कैफ़े का काम कर लेता है अकेले ही बैठे बैठे। तो ये समय भी जाएगा, और अगर हम समय के साथ नहीं बदले तो साइबर कैफ़े सारे बंद हो गए, पीसीओ सारे बंद हो गए, डाकघर सारे बंद हो गए। समय बदलता है। आने वाले समय में बैंक में कोई एम्प्लॉय काम नहीं करेगा आने वाले 30 सालों में, क्योंकि बैंक के सारे एम्प्लॉय जो होंगे वो सारे के सारे कंप्यूटर का काम हो जाए। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो बैंक का ब्रांच विजिट करते हैं? बताइए। युवा कितने हैं? बहुत कम आपको माइनर मिलेंगे। बुजुर्ग लोग तो जाते भी है बैंक के ब्रांच वगैरह, बाकी तो फ़ोन पे और एटीएम से सारा काम चलता है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो समय बदलेगा तो आपको बदलना ही पड़ेगा सब कुछ। नहीं बदलेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। जैसे पिछड़े थे अंग्रेज़ों के आने से पहले, जैसे पिछड़े थे हम एडवांस आर्मी के मामले में, जैसे पिछड़े हम एटम बम बनाने के मामले में, जैसे पीछे हम जब अंग्रेज़ हम पे राज कर रहे थे तब हम उनकी राजनीतिक व्यवस्था को समझने में जैसे पिछड़ गए, उसी प्रकार से हम पिछड़ जाएंगे। अगर आज नहीं सुधरे तो कल को हमें दिक्कत हो सकती है। एडवांस माइक्रोचिप इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना इम्पोर्टेंट अंग्रेज़ों के हाथों में बंदूक से पहले हमारे हाथों में बंदूक होनी चाहिए थी। समझ में आ रहा होगा आपको, उम्मीद कर रहा हूँ मैं। तो जिस तरह से पीसीओ का ज़माना चला गया, साइबर कैफ़े का ज़माना चला गया, बैंकिंग के भी दिन ढल रहे हैं धीरे धीरे। बैंक के जो शाखाएं हैं, आने वाले 30 सालों में शाखाएं कम होंगी, ऑनलाइन में उनका स्पेस और भी बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से आपको आने वाले समय में सेमीकंडक्टर चिप का अगर निर्माण नहीं किया आपने, उसमें अगर आप आत्मनिर्भर नहीं बने तो आप कभी भी जीवन में फिर आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अगला 100 से 150 साल तक सेमीकंडक्टर चिप ही चिप है।
उसमें अगर आपको रहना है कंपटीशन में तो आपको ये काम करना पड़ेगा। अगला क्या है देखिए यहाँ पर कि एंजल के अनुसार ज़्यादातर कंपनियां सब्सिडी के लिए बिना सोचे समझे ऑपरेशन दूसरे देशों में नहीं ले जाएंगी। कंपनियां सिर्फ सब्सिडी देखकर आपके देश में नहीं आएंगी, उनको और भी चीज़ चाहिए। सबसे मुख्य चीज़ चाहिए उनको माहौल। ओके, तो यही था सेमीकंडक्टर को लेकर कुछ बातें मुझे आपसे बतानी थी, वो मैंने बता दिया है आपको। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।